एक छोटे से गांव की ढलती शाम में, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगता था और हवाएं खेतों से गुजारती थीं, एक बुधाई किसान का नाम था गुलाम रसूल। उसकी उम्र 70 के करीब थी, मगर सीना अभी सीधा था और हाथ अभी मजबूत थे। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा अकरम, दूसरा परवेज और सबसे छोटा इमरान। अकरम और परवेज दोनों शादीशुदा थे, अपने अपने घर थे, अपनी अपनी जमीन थी, अपनी अपनी जिंदगी थी। मगर गुलाम रसूल का दिल जब भी सुकून की तरफ मुदा, इमरान की सूरत सामने आ जाती। इमरान जो सुबह को देर हों उठता था, दिन भर घूमता रहता था और रात को वापस आके सो जाता था। घर का कोई काम नहीं, खेत में कोई हाथ नहीं, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। गांव वाले इमरान को नथु और आवारा कहते थे। कुछ लोग तो गुलाम रसूल के सामने ही कह देते थे और वो बेचारा बाप आंखें नीची करके चुप हो जाता। एक रोज गुलाम रसूल की बीवी मेहरुनिसा ने खुशी भरे लहजे में कहा, सुनते हैं, इस साल अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। गंदुम की फसल देखी है? इतनी भरी पूरी फसल पहले कभी नहीं हुई। मुझे यकीन है कि इस दफा जो पैसे आएंगे उससे चौधरी रहमत का कर्ज भी उतर जाएगा और घर के लिए कुछ भी बचेगा। गुलाम रसूल ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, मेरे तीनों बेटों ने इस बार बारी मेहनत की है। इमरान भी इस दफा पीछे नहीं रहा, खेतों में न आया, हाथ बताया। लगता है अब यह भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। मेहरुनिसा ने सुन के हल्का सा तेबेस्सा किया, मगर कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में इमरान अंदर आया। हाथ में कुछ नहीं था, चेहरा बेपरवाह था। उसने कहा, अब्बा, चौधरी रहमत का आदमी आया था। कह रहा था कि बहुत वक्त हो गया कर्ज लिए, फसल बेचने के बाद उनका पैसा पहले वापस करो। गुलाम रसूल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी अम्मी भी यही बात कर रहे थे। चौधरी साहब का हक है, कल सुबह फसल बेचने मंदी जाना है। इस दफा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। वक्त आ गया है कि तुम भी दुनिया के काम देखना शुरू करो। जाओ, अभी अपने भाइयों को बुलाओ, आज रात ही सारी फसल काटनी है। इमरान ने दोनों भाइयों को बुलाया और सब ने मिलकर मेहनत की। फसल काटी, बुंदल बंधे, बोरियन भरी। रात गहरी हुई तो सब सो गए। सुबह से पहले गुलाम रसूल और इमरान ने बोरियां बैलदारी पर लढ़ीन और मंडी की तरफ रवाना हुए। बाप और बेटा रस्ते भर बातें करते रहे। खेत, जमीन, जिंदगी, कर्ज, आंदा के इरादे। मंदी पहुंचे तो दरवाजे पर ताला था। बाहर काफी लोग खड़े थे। एक आदमी ने बताया, आज हड़ताल है, कल मंदी खुलेगी। सब दूर दूर से आए हैं तो रात यहां गुजर के कल बेचेंगे। गुलाम रसूल ने सोचा कि रात यहां काटनी पड़ेगी। कुछ देर में इमरान ने कहा, अब्बा, आप थक गए हैं, घर जाइए और चैन से सो जाइए। मैं यहां हूं, फसल की हिफाजत करूंगा, सुबह आ जाइएगा। गुलाम रसूल ने बेटे की तरफ देखा, एक पल सोचा, फिर मान गया और घर की तरफ मुथा। घर आके मेहरुनिसा, अकराम और परवेज को बताया कि मंडी बैंड थी और इमरान अकेला रुका है। फिर रात उतरी। इमरान बोरियों के पास बैठ रहा। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया कि कितनी देर से बैठ हूं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट जाता हूं, उठ जाऊंगा। और वो एक कोने में जाके लेट गया। आंखें मुंदी, नींद आई, और नींद के साथ आई तूफानी बारिश। घर पर गुलाम रसूल जाग गया। बाहर बिजली चमक रही थी, अंधेरे में पानी की धारें गिर रही थीं। उसका दिल भारी हुआ। मेहरुनिसा ने कहा, अकेले मत जाइए। गुलाम रसूल ने अकरम को जगाया और दोनों तेज कदम मंदी की तरफ चले। पहुंचे तो जो देखा, रोना आ गया। सारी गंदुम भीग चुकी थी, बोरियां भीगी, अनज बिकरा, मेहनत खाक। और इमरान एक कोने में नींद में घरा था। गुलाम रसूल ने इमरान को उठाया। इमरान ने आंखें खोलीं और सब देखा। उसका चेहरा फिक पड़ गया। गुलाम रसूल ने कहा, पहली बार तुझे कुछ सौंपा था, तूने मुझे ये जवाब दिया। तेरी वजह से सबकी मेहनत बर्बाद हो गई। गांव वाले सच कहते हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। अकरम ने कहा, अब्बा, मैंने कहा था कि इसे मत ले जाइए, देखिए यही होना था। इमरान के पास कोई जवाब नहीं था, सर झुका रहा। अगले दिन गांव में बात फैल गई। लोग आपस में खुसुर पुसुर करते रहे। किसी ने कहा, गलत किया इमरान पे भरोसा करके। किसी ने कहा, इतना तो मालूम था। चौधरी रहमत को खबर मिली तो वो अपने आदमियों के साथ आ गया। सीधा बोला, गुलाम रसूल, वो कर्ज वक्त हो गया, कल तक चुकाओ। कोई बहाना नहीं सुनता। गुलाम रसूल ने हाथ जोड़ के कहा, चौधरी साहब, फसल बर्बाद हो गई, अभी कुछ नहीं है, थोड़ी मोहलत दे दो। चौधरी ने तेरी भी नहीं की, कल तक पैसा चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। और वो चला गया। ये सब सुन के अकरम
और परवेज अपने अपने घर में बैंड हो गए। अकराम ने अपनी बीवी से कहा, हमें अलग होना चाहिए। अब्बा का कर्ज हमारी गर्दन में मत आए। हमारे पास है क्या, वैसे भी खुद का गुजारा भी मुश्किल से होता है। परवेज ने भी अग्री किया। दोनों ने अपने बाप को हालात के रहम पर छोड़ दिया। घर में अब गुलाम रसूल और मेहरुनिसा थे। खामोशी थी। चौधरी का वक्त आ रहा था। बेटों ने मुंह फेरा था। गुलाम रसूल अंदर से बिखार गया। आंखें भरी थिन, दिल भरी था। सोचा, या अल्लाह, अपने ही मुझे छोड़ गए। जब अपने नहीं रहे तो अब जीने का क्या फायदा। और ये सोचते सोचते वो उठ के खेत की तरफ रवाना हो गया। वहां एक पुराने पीपल के दरख्त की शदीद शाख थी। उसने रस्सी ली और ऊपर बांधी। खुद लटकने वाला था कि अचानक एक आवाज आई। अब्बा! इमरान वहां था। दिल की किसी आवाज ने उसे खींच लिया था। उसने अब्बा को देखा और पांव में जान आ गई। दौड़ता हुआ आया, अब्बा को पकड़ लिया। गुलाम रसूल रोने लगा। बेटा, मैं थक गया हूं। न बेटे साथ हैं, न इज्जत रही, न कर्ज चुका सकता हूं। अब मौत ही रास्ता लगती है। इमरान ने अब्बा का हाथ थामा। आंखें भरी थीं, आवाज कांपती थी, मगर तेरी थी। नहीं अब्बा, मैं जानता हूं मैंने गलतियां की हैं, बहुत गलतियां, मगर अब नहीं। आज से मैं बदल जाऊंगा। आप रहेंगे तो मैं कुछ कर सकता हूं। आप नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए जीऊंगा? गुलाम रसूल ने कहा, तेरा इरादा सच है बेटा, मगर चौधरी का कर्ज कैसे उतरूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। इमरान ने कहा, अब्बा, मैं वादा करता हूं, दिन रात काम करूंगा। हथ टूटे तो टूटे, पांव टूटे तो टूटे, मगर कर्ज उतारूंगा और आपका सर उठवाऊंगा। मुझे एक मौका दो। गुलाम रसूल ने बेटे को गले लगाया। सालों की थकान कुछ हल्की हुई। जब चौधरी रहमत को पता चला कि गुलाम रसूल ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी, वो घबरा के खुद आ गया। बोला, गुलाम रसूल, ये क्या? पैसों के लिए इतना बड़ा कदम? मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत देता हूं। दोबारा फासल बाओ, बेचो, मेरा हक वापस कर दो। कोई जल्दी नहीं। गुलाम रसूल ने हाथ उठा के शुक्रिया अदा किया। बाप और बेटे ने मिलकर खेतों में बीज डाले। नई फासल, नई उम्मीद। मगर कुछ दिनों बाद गुलाम रसूल ने देखा कि रोज सुबह फसल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। कोई रात को आकर नुकसान कर जाता था। गुलाम रसूल ने इमरान से कहा, बेटा, कोई रात को आके हमारी फसल खाता है। आज रात तुम खुद खेत में रहो और देखते रहना। इमरान ने कहा, जी अब्बा, आप फिक्र मत करें। आज रात मैं वहां हूं। रात आई। इमरान खेत में बैठा। तारे आसमान पर थे। हवाएं धीमी थीं। वक्त गुजारता रहा। आधी रात के करीब एक हरकत दिख। इमरान ने आंखें तर करके देखी। एक बड़ी सुरखाबी मची थी एक तरफ। घोड़ी थी, सियाह और चमकदार, जैसे रात का टुकड़ा चल रहा हो। वो फसल में घुसी और खाने लगी। इमरान पास के एक पत्थर के पीछे छुप गया। फिर मौका देखा और एक छूलोंग में घोड़ी की पीठ पर जा बैठा। घोड़ी ने जबरदस्त हलचल की। उछलती रही, दौड़ती रही, पेड़ के गिर्द घूमती रही। मगर इमरान अयल से चिपका रहा। आखिर घोड़ी थक गई। घोड़ी ने कहा, मुझे छोड़ दो। अगर 3 दिन तक मुझे एक महफूज जगह में रहने दो, खाने पीने का इंतजाम करो, तो मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। इमरान ने हैरान होकर सुना। बोलने वाला घोड़ा, मगर उस वक्त सीधा कुछ नहीं पूछा। घोड़ी का इरादा सच लग रहा था। उसने घोड़ी को एक सुनसान कोठारी के करीब ले जाके बांधा। रोज पानी और घस देता रहा। तीसरे दिन इमरान वहां पहुंचा तो देखा कि घोड़ी के पास 3 छोटे बच्चे हैं। वाह, 3 बिल्कुल नए घोड़े, खूबसूरत और चमकदे। एक कुछ बड़ा था, दूसरा थोड़ा छोटा, तीसरा इतना छोटा और गोल के हाथ में उठाने का मन करता था। इमरान उस नन्हे घोड़े के पास बैठा और उसे हाथ लगाया। नन्हा घोड़ा बिल्कुल नहीं दारा। इमरान की तरफ देखा, फिर आंख झपकई, जैसे कह रहा हो, हां, मैं हूं यहां। घोड़ी ने कहा, ये 2 बड़े घोड़े शहर के बड़े आदमियों के हाथ बेच देना, बहुत पैसा मिलेगा। मगर इस नन्हे को मत देना किसी को। यह तेरी पूरी उम्र तेरा वफादार साथी रहेगा। इमरान ने नजर उठाई कि शुक्रिया करे तो घोड़ी का कोई निशान न था, जैसे हवा में घुल गई हो। इमरान ने तीनों घोड़ों को संभलना शुरू किया। हफ्ते गुजरे। बड़े दोनों घोड़े मजबूत और खूबसूरत हो गए। नन्हा छोटा ही रहा, मगर उसकी आंखें इतनी समझदार थिन के लगता था वो सब जानता है। एक रात अकरम वहां से गुजरा। घोड़े देखे, उसकी आंखें चमकीन। फौरन परवेज के पास गया। भाई, 2 खूबसूरत घोड़े हैं वहां। कल शहर में जैसा लगता है बड़ा मेला है, क्यों ना इन्हें बेच दें?
दोनों ने प्लान बनाया। सुबह सवेरे आए, चुपके से दोनों बड़े घोड़े ले गए। नन्हा छोटा बचा रह गया। जब इमरान पहुंचा तो घोड़े गायब थे। दिल भारी हुआ। तभी नन्हा घोड़ा पास आया और बोला, तुम्हारे भाई घोड़े ले गए, बेचना चाहते हैं। इमरान थोड़ा अच्छा रुका, फिर बोला, तुम बात भी करते हो? घोड़े ने कहा, जब जरूरत हो। अभी जरूरत है। मेरी पीठ पर बैठो, जल्दी। इमरान सवार हुआ। घोड़ा आग भर गया। थोड़ी देर में अकरम और परवेज सामने थे और इमरान ने रुका। दोनों भाई मुस्कुरा के बात बनाने लगे। हम तो बस थोड़ी सैर के लिए ले गए थे। इमरान ने कहा, चलो फिर साथ मेला भी देखते हैं। शहर में मेला धूम से लगा था। वहां एक नवाब के अस्तबले के कारिंदे भी थे। उन्होंने इमरान के दोनों घोड़े देखे तो वाह वाह करने लगे। ऐसा घोड़ा कहाँ देखा था, हुजूर को जरूर दिखाना चाहिए। खबर पहुंची। नवाब ने दोनों घोड़े देखने की ख्वाहिश जाहिर की। इमरान दरबार में हाजिर हुआ। नवाब ने घोड़े देखे तो बोला, वकाई, ये तो कमाल के हैं, मैं खरीदता हूं। सोडा हुआ। नवाब ने 2 भारी थैलियां दीं। मगर जब घोड़े ले जाने लगे तो दोनों घोड़े इमरान के पास वापस आ गए। किसी के साथ ना गए। नवाब के सिपाहियों ने अर्ज की, हुजूर, ये घोड़े इसके बिना कहीं नहीं जाएंगे। नवाब ने सोचा, फिर इमरान से बोला, क्योंकि यह तुमसे अलग नहीं होते, इसलिए आज से तुम हमारे साथ रहो। मैं तुम्हें अस्तबले की जिम्मेदारी देता हूं। इमरान ने अशराफियों की थैलियां अपने भाइयों के हाथ अब्बा के पास भेज दी। कर्ज चुका दिया गया। घर में सुकून आया। नवाब के साथ इमरान के दिन अच्छे से गुजरने लगे। नन्हा घोड़ा साथ था, मगर अस्तबले का एक पुराना नौकर शकूर जलने लगा। उसने नवाब के कान भरने शुरू किए। एक दिन बोला, हुजूर, ये इमरान बड़ी बड़ी बातें करता है। कल कह रहा था कि वो अगर चाहे तो रातों रात उस सोने की मुर्घाबी को पकड़ के ला सकता है जिसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। नवाब की आंखें चमकीं। क्या सच में? वो मुर्घाबी जो पहाड़ों के पीछे रहती है? शकूर ने कहा, जी हुजूर। नवाब ने इमरान को बुलाया और मुर्घाबी लाने का हुक्म दिया। इमरान ने कहा, हुजूर, यह मैं कैसे कर सकता हूं? किसने कहा कि मैंने ऐसा कहा? नवाब ने कहा, 3 दिन में मुर्घाबी हमारे सामने लाओ, वरना नतीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इमरान घबरा के अस्तबले वापस आया। नन्हा घोड़ा पास आया। पूछा, क्या हुआ दोस्त? इमरान ने सब सुनाया। घोड़े ने कहा, घबराओ मत। नवाब से कहो कि एक सोने का पिंजरा बनाए, उसमें सोने के दाने रखे और एक मखमाल की चदर भी दे। कल सुबह रावण होते हैं। नवाब ने सब कुछ दिया। फर निकालते ही नन्हा घोड़ा हवा से बातें करने लगा। जुंगालों के ऊपर से गुजरे, पहाड़ों के ऊपर से गुजरे। एक जगह पर घोड़े ने रोका। यहां एक बड़े दरख्त के नीचे सोने का पिंजरा रख दो और सोने के दाने बिखेरो, फिर छुप जाओ। इमरान ने वैसा किया। थोड़ी देर में एक चमकती परिंदे की आवाज आई। मुर्घाबी आई, दानों की तरफ झुकी। इमरान ने एक झातक में पिंजरे का धमकर खोल के मुर्घाबी को अंदर कर दिया। पिंजरा बैंड। मुर्घाबी पकड़ी गई। नवाब ने सोने की मुर्घाबी देखी तो बहुत खुश हुआ, मगर शकूर और भी जल गया। कुछ दिनों बाद फिर नवाब के पास गया। हुजूर, इमरान कह रहा था कि वो उस दूर दराज के मुल्क की राजकुमारी रुबीना को भी ले आ सकता है जो समुंदर के किनारे रहती है। नवाब ने उठ के कहा, क्या? वही रुबीना जो कि खूबसूरती की मिसाल है? शकूर ने हाँ में सर हिला दिया। नवाब ने इमरान को बुलाया। हुक्म दिया कि राजकुमारी रुबीना को ले आओ। इमरान ने कहा, हुजूर, मैं यहां से इतना दूर उस राजकुमारी को कैसे ला सकता हूं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नवाब ने कहा, 6 दिन में राजकुमारी हमारे सामने होनी चाहिए, वरना अंजम सोचो। इमरान घोड़ा के पास आया और सब बताया। घोड़े ने सोच के कहा, इस दफा काम गहरा है। एक खूबसूरत और बड़ा खैमा हासिल करो, सोने चांदी के बर्तन और लजीज खाना। कल चलते हैं। इमरान ने रात भर सब इंतजाम किया। सुबह घोड़े की पीठ पर बैठ के रवाना हुआ। घोड़ा इतना तेज था कि मंजिलें उजाले में घुल जाती थीं। एक लंबे वक्त के बाद समुंदर का किनारा नजर आया। घोड़े ने रोका। यहां खैमा लगाओ, बर्तन सोना चांदी के सजाओ और बेहतरीन खाना रखो। फिर छुप के इंतजार करो। जब राजकुमारी अंदर जाए और खाने में मसरूफ हो तो पकड़ लेना। इमरान ने सब कुछ किया। छुपता हुआ इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर समुंदर पर एक नाव नजर आई। किनारे आई। उसमें से एक लड़की उतरी। सुर्ख जोरा था, बालों में फूल, चाल में नदा,
रजकुमारी रुबीना। वो खैमे की तरफ आई, अंदर गई, खाने की तरफ बढ़ी। इमरान ने सांस रोकी, फिर अंदर गया और हल्के से रजकुमारी का हाथ थाम लिया। कौन हो तुम? चोर हो मुझे? रजकुमारी ने मुड़ के इमरान का चेहरा देखा। एक पल खामोश रही, फिर बोली, कौन हो? इमरान ने सीधा कहा, मैं इमरान हूं, नवाब के हुक्म पर तुम्हें लेकर जाना है। रजकुमारी का चेहरा उदास हुआ, मगर इमरान के पास कोई रास्ता नहीं था। नवाब के दरबार में रजकुमारी को देख के नवाब बहुत खुश हुआ। कुछ दिन गुजरे। नवाब ने शादी का पैगाम दिया। रजकुमारी ने इनकार कर दिया। एक रोज रजकुमारी ने इमरान से कहा, इमरान, मैं इस बूढ़े नवाब से कभी शादी नहीं कर सकती, कुछ करो ना। इमरान ने कहा, नन्हा घोड़ा है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। दोनों अस्तबले गए और घोड़े को सब बताया। घोड़े ने सोच के कहा, सुनो, मैं जो कहता हूं वही करो। उसने दोनों को कुछ समझाया। अगले दिन रजकुमारी नवाब के सामने गई। बोली, नवाब साहब, आपने कहा था आपका दिल बिल्कुल जवान है। अगर आप सच में जवान हो जाएं जितना कि आपका दिल है, तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। नवाब ने हैरात से पूछा, इंसान दोबारा जवान कैसे होगा? रजकुमारी ने कहा, एक तरीका है। भैंस के दूध में 5 मिनट की डुबकी लगाई जाए तो इंसान उतना ही जवान हो जाता है जितना कि उसका दिल हो। नवाब ने एक पल सोचा, फिर हुक्म दिया। बड़ी कड़ाही आई, भैंस का दूध भरा गया। सारा दरबार हैरान था। नवाब खुद उसमें घुस गया। 5 मिनट गुजरे। वो बाहर निकला। वही बूढ़ा चेहरा, वही सफेद बाल, वही भारी जिस्म, कोई बदलाव नहीं। दरबार में फुसफुसाहट। रजकुमारी ने सामने आके आईना दिया। नवाब ने खुद को देखा और दिल भारी हुआ। तुम सच कहती हो, मैं बहुत बुढ़ा हूं। रजकुमारी ने धीरे से कहा, मगर आप इतने भी कमजोर नहीं कि मेरी शादी न करा सकें। नवाब ने सुना, चुप रहा। फिर हल्की सी हंसी आई। हां, सही कहा, आओ इमरान, मैं तुम्हारी और रजकुमारी की शादी करता हूं। नवाब ने खुद निकाह पढ़ाया, ढेर सारे तोहफे दिए और दोनों को खुश दिल से रुखसत किया। इमरान और रजकुमारी रुबीना नन्हे घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा धीरे धीरे उन दोनों को दूर ले गया, एक ऐसे मुल्क की तरफ जहां न कोई जलन थी, न कोई सजिश, न कोई कर्ज की तलवार। इमरान ने रास्ते में नन्हे घोड़े की गाढ़ा थापाई और धीरे से कहा, शुक्रिया दोस्त। घोड़े ने त्रीसी अंखें झापकिन। वो समझता था, वो हमेशा समझता था। बरकत अली, मतलब गुलाम रसूल, वो पूरा बाप जो कभी पेट से लटकने वाला था, अब घर की चरपाई पर चैन से बैठा था। खेत में फसल लहरा रही थी, कर्ज चुका था। और इमरान, जो कभी गांव का निकम्मा था, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के साथ वापस आ रहा था। कभी कभी जिंदगी में वो बंदा सबसे बड़ा निकालता है जिस पर सबसे पहले उंगलियां उठाई जाती हैं। बस उससे एक मौका चाहिए होता है, और एक ऐसा दोस्त जो समझे बिना कहे, साथ दे बिना बताए और मुश्किल में पीछे ना हटाए।